Why we want a woman to be a super woman? अगर आप एक महिला को बोल रहे हो कि आप सुपर वुमन हो, तो उसको सुपर वुमन के जैसे ट्रीट करो, आप उसको अच्छे से ट्रीट करो. देन वाई इज़ देयर सो मच जेंडर बेस्ड वायलेंस, सो मच डोमेस्टिक वायलेंस. किसी भी महिला के जीवन में जाके झाँकोगे, वहाँ पे आपको इतनी एग्जॉशन और इतनी टायर्डनेस मिलेगी, इतनी फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, जो वो सुपर वुमन टैग के पीछे छुपा के रखती है. हाउ डू वी कोप अप? ये हमारे पास हमेशा रहता है. हम कुछ ना कुछ करें तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है. हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये रह गया, ये नहीं कर पाए. हमें ना चीज़ें छूटने देनी चाहिए. हाँ, दुख होता है, गिल्ट होगा, ठीक है, कोई नहीं. 4 बार गिल्ट होता है ना, 5th टाइम यू विल बी लाइक कूल. See, men are also victims of patriarchy. There is no doubt of it. No doubt. वो रो नहीं सकते. उनको हर हालत में उनको ब्रेड विनर बन के रहना है. उनके अंदर भी इतना गिल्ट होता है. कितने इतनी कम महिलाएं रिपोर्ट करती है डोमेस्टिक वायलेंस को. अभी एक स्टडी आया था जिसमें इतने सारे महिलाओं ने बोला कि इट्स ओके दैट देयर हस्बैंड्स बीट देम बिकॉज दे डिजर्व इट. Why? बिकॉज दैट इज हाउ, अगेन दैट वर्ड, कंडीशनड. हमारा काम क्या है? घर को संभालना. अगर हम घर ठीक से नहीं संभाल रहे तो हमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. कितने स्लोगन से गिनने बैठूंगी ना, वुमेन लेड डेवलपमेंट. हम सिर्फ अभी भी ना, जहाँ पे महिलाओं की बात आती है, अभी भी हम टिक द बॉक्स खेल रहे हैं. नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और आप देख रहे हैं किताब वाला, जहां बात होती है किताबों की, किताबों से जुड़े हुए किस्से कहानियों की. और आज के इस एपिसोड में बात होगी, किताब है हमारे साथ हाउ नॉट टू बी अ सुपर वुमन, जिसे लिखा है नीलांजना भौमिक ने और जिसे पब्लिश किया है पेंगुइन ने, और इसका दाम है 499 रुपये. वेलकम टू द शो नीलांजना. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए. इट इज़ अ नाइस बुक, बहुत इजी गोइंग, बहुत आसान भाषा में लिखी है. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द चैप्टर्स दे फेल्ट रियली कनेक्टिंग. बहुत ही अपने से लग रहे थे कि ये तो हम डेली अपने आसपास ऐसे इश्यूज देखते हैं, ऐसे मुद्दे देखते हैं. सो मैं इस टाइटल के नाम से शुरू करती हूँ, जो बुक का टाइटल है, कि मेरा सबसे पहला सवाल, वाई वी वॉन्ट अ वुमन टू बी अ सुपर वुमन. लाइक एक नोशन है कि एक महिला है, एक औरत है जो सब कर ले, या उसको सब करना चाहिए. शी शुड बी आइडियल, परफेक्शनिस्ट. व्हाट्स योर टेक? I mean, we want women to be superwomen because, that works for everybody, especially, patriarchy and men. I was just giving this talk the other day एक कॉलेज में, and हम लोग जेंडर रोल्स की बात कर रहे थे वहाँ पे. तो जेंडर रोल्स की जब बात आती है ना, तो अब जो पेट्रियार्की है ना, इट वर्क्स इन very clever ways, because it's a lot of socialization, of course, conditioning, indoctrination, जो भी बोले आप उसको. तो जब जेंडर रोल्स कैसे शुरू हुआ, अभी केव एज में वापस जाते हैं, वहाँ पे सीधी सी बात है, इट वाज अ वेरी प्रैक्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर. पर ये शुरू वहाँ से हुआ कि men couldn't do something. What can't men do? Men can't have babies, right? So it was a very practical thing that women will have babies, so they needed to stay near their families, and men will go hunt and gather and whatever. So you can say it's a very practical division of labor, but it emanates from something that men couldn't do. अब today अगर आप सोचोगे तो जब भी हम महिलाओं की बातें करते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट व्हाट वुमेन कांट डू, राइट? तो अभी क्या हो गया कि हम घरेलू जो महिलाएं होती है, जो घर में जो घरेलू जो काम होता है, वो क्यों महिलाएं करती है? क्योंकि उनको और कुछ काम अच्छे से करना नहीं आता है, राइट? दैट इज़ द नैरेटिव दैट हैज़ बीन बिल्ट अराउंड इट. बट घर पे अभी टाइम चेंज हो गया. People have become modern, after globalization, like one income is not enough. So then you need a helping hand, with, running your family, giving your children a good life. So then, capitalism has come, and so you go out and work, you help us. But then remember one thing, that this is your job.
क्योंकि आप इसी में सबसे अच्छा कर सकते हो। ये जो आप कर रहे हो वो तो ऊपर का है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। बहुत सारी महिलाएं जो है शिवानी, वो काम करते करते काम छोड़ देती है, जबकि उनके हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो उनको लगता है कि फैमिली वालों को लगता है कि अरे पैसा तो है घर में, तो इनको काम करने की क्या जरूरत है, आप घर पे रहो ना। बट द अंडरलाइंग थॉट इज ऑलवेज द सेम, दैट दिस इज व्हाट यू आर गुड एट, बट दैट थॉट हाइड्स मेंस इनएबिलिटीज, और इट इज लाइक के ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, आपको ये देखना है, आपको ही इस चीज के लिए आंसरेबल हो। हाँ, पर ये इट्स अ वेरी क्लेवर वे ऑफ हाइडिंग व्हाट मेन कांट डू. Men can't do so many things, you know. I mean, like let's take a, you know, make a list. You know, they can't cook, they can't clean, they can't do emotional labor. They do not have any emotional intelligence. And I'm sorry before they come and, you know, at me with not all men. It's exactly. That's what I was about to say. Most men. Yeah, but there are exceptions are always there. Exceptions are always there. Okay, I mean, like that's we are not talking about exceptions here. We are talking about, you know, what is happening. You know. If exceptions could become the rule, then, you know, we would all be kings and queens of this world. तो वो इतना कुछ नहीं कर सकते. पर when you give the tag of a superwoman to a woman, you are actually hiding their inabilities. What they can't do, you are hiding. You are telling a woman that, my God, you are giving a crown to her, that, you know, you are the queen, and then how are you treating her? अगर आप एक महिला को बोल रहे हो कि आप सुपर वुमन हो, तो उसको सुपर वुमन के जैसे ट्रीट करो, आप उसको अच्छे से ट्रीट करो. देन वाई इज़ देयर सो मच, यू नो, जेंडर बेस्ड वायलेंस, सो मच डोमेस्टिक वायलेंस, यू नो, वाई देयर इज़, यू नो, सच सेफ्टी कंसर्न्स. ये सब मिली हुई है ना. आज जो लड़कियाँ जैसे महिलाएं काम नहीं कर रही है, उसका सेफ्टी के साथ भी उसका एक संबंध है. और सबसे बड़ी संबंध तो शिवानी है केयर गिविंग के साथ. ये जो हम बात कर रहे हैं जो सुपर वुमन की, इट्स अ केयर गिविंग बर्डन, राइट. अभी जो हमारा 2019 में टाइम यूज सर्वे हुआ था सरकार की तरफ से, वहाँ पे देखा गया है कि ऐसे भी ग्लोबली women do 2 to 3 times more care giving work than unpaid care giving work than men. हमारे यहाँ पे it goes up to almost 10 times more. तो ये जो केयर गिविंग बर्डन है, आप कितना भी बोल लो वुमेन लेड डेवलपमेंट, आपने तो उनको बांध के रखा हुआ है. वो अगर घर पे बैठ के घर संभालेगी, बच्चा संभालेगी, तो वो कब पढ़ाई करेगी और कब बाहर जाके नौकरी करेगी और कब वो देश को आगे बढ़ाएगी. हाउ इज शी गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द GDP, यू नो, इफ़ यू हैव, यू नो, पुट ऑल द केयर गिविंग बर्डन ऑन हर. आपने इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया ना. कहाँ है, वेयर कैन अ वुमन कीप हर चाइल्ड, और वेयर कैन शी आउटसोर्स हर एल्डरली केयर ड्यूटीज, राइट. तो वो जो सबके पास तो इतने पैसे नहीं होते ना कि वो घर पे नैनी रख ले exactly. या आयाज रख ले, अटेंडेंस रख ले. हाँ, और अगर आप डे केयर सिस्टम्स को भी देखो, महंगे होते हैं वो. सबकी बात नहीं होती है ना. तो फिर आप जब सुपर वुमन बोल रहे हो ना, इट्स अ वे ऑफ हाइडिंग आप क्या नहीं कर रहे हो महिलाओं के लिए. आपने सुपर वुमन का एक टैग लगा दिया, बस हो गया. वो होता है ना, वो सब जो अवार्ड्स खरीद जाते हैं ना, आपको मिल गया, आप खुश हो गए, बाहर के लोगों ने देख लिया. अब अगर आप किसी भी महिला के जीवन में जाके झाँकोगे, वहाँ पे आपको इतनी एग्जॉशन और इतनी टायर्डनेस मिलेगी, इतनी फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, जो वो सुपर वुमन टैग के पीछे छुपा के रखती है. अब उनको भी सोशलाइज किया गया है ना कि ये सुपर वुमन बोले टैग इज़ समथिंग यू शुड एस्पायर फॉर, क्योंकि बिकॉज इसी में तुम्हारी वर्थ है. If you are not a superwoman, if you are not balancing your home and work properly, then who are you? It's a very it has been very normalized. बहुत normalize कर दिया गया है कि आप एक, मैं उस चीज़ को कैसे बोलूँ, I don't have a word to actually describe it, but एक ideal लड़की जो घर भी संभाले और शादी हो जाए उसकी तो वो ऑफिस भी संभाले और घर आ रही है, then she should be back with a homemaker tag कि वो सब कुछ करे. And if she is not doing it, then she is not compatible with her in-laws or with her husband.
मतलब बाहर जाके आप लारा क्रॉफ्ट बन जाओ और घर पे आप देवी बन के रहो। हाँ, अब दोनों ही करना है। अब ये तो मतलब बड़ी मुश्किल है, मतलब दिस इज़ द ग्रेटेस्ट बर्डन ऑफ ऑल। पर एक और बहुत अंडरलाइंग कंसर्न ये है ना शिवानी, कि बहुत सारे औरतें जैसे आपके जैसे मेरे जैसे जो एम्पावर्ड है, जिन्होंने पढ़ाई की है, नौकरियां कर रही है, उनको लगता है ना कि दिस इज़ अ प्राइस दे हैव टू पे फॉर देयर एम्पावरमेंट। ये जो हम इन आवर माइंड्स ना, हम सब जानते हैं कि हमें ये अलाउ किया गया है। अगर हमारे फैमिली से ऑब्जेक्शन आया, अगर आपके हस्बैंड ने या मेरे इन लॉज ने बोला कि नहीं आपकी ज़रूरत घर पे है ज़्यादा, तो हम शायद वी विल फाइट इट। मैनी पीपल फाइट इट, मैनी वुमेन फाइट इट, बट मोस्ट विल से कि भाई शांति चाहिए। दे विल ऑप्ट फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड दे विल से ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर पे ही रह लेते हैं, घर पे ही रह लेते। तो ये जो ये डबल एक्सपेक्टेशन है ना, कि वही हुआ है कि हम वुमेन आर गोइंग आउट। अब मैं एग्जांपल देती हूँ शिवानी, कि बहुत सारे महिलाएं मुझे, मेरी जो पहली किताब आई थी लाइज आवर मदर्स टोल्ड अस, तो उसके बाद ना मुझे बहुत सारे महिलाएं बोलती थी कि आप केयर गिविंग को बर्डन क्यों बोलते हो, ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग है, तो हमारे बिना कोई नहीं, ये औरतें जैसे कर सकती है, महिलाएं जैसे केयर गिविंग कर सकती है, वो तो मतलब आदमी लोग नहीं कर सकते, वो तो हमारे लिए ब्लेसिंग है। ये वाली वर्ड यूज़ हुई है। तो मैंने उनको यही मैंने बोला था उस टाइम पे, कहीं पे कोई टॉक शो हो रहा था शायद, कि आप ना एकदम अपने बचपन में चले जाओ। जब आप छोटे थे तब मम्मी जब आपको किचन में बुलाती थी, आपको अच्छा नहीं लगता था ना, क्योंकि आपको बाहर जाकर खेलना होता था जहाँ पे आपके भाई खेल रहे होते थे। पर अब आपको जाना पड़ता था क्योंकि मम्मी डांटती थी। फिर अब जाते 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 आप सोशलाइज्ड हो गई, और ऐसे ही आपको समझाया गया कि आप बाहर नहीं खेलोगे, आप घर में किचन में। तो इसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। इसको ये वुमेन डू नॉट हैव एनी स्पेशल पावर्स ऑफ केयर गिविंग और प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट। मेन कैन डू इट एज वेल, मल्टीटास्किंग, मेन कैन डू इट। देयर इनफ रिपोर्ट्स आउट देयर शिवानी, जहाँ पे आप अगर पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि वहाँ पे लिखा गया है कि men and women have absolutely the same multitasking abilities. मैं इस चीज़ को बता दूं कि नीलांजना ने इस बुक में नोट्स दिए हैं जहाँ से इन्होंने रेफरेंसेस ड्रॉ किए हैं, एंड दे आर वेरी क्लीन एंड वेरी क्लियर, जहाँ पे आप उनको जाके देख सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो। और किताब में ऐसा नहीं है कि ये कहीं एक बैरियर है जहाँ पे आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा हो और आप एक रेफरेंस नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। इट्स इन कंटिन्यूएशन, यू कैन चेक द नोट्स। बहुत इजी गोइंग किताब है, आई मस्ट से। मेरा दूसरा सवाल ये है, सिंस महिलाएं इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होती हैं ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, बिकॉज फॉर देम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपने अपनी बुक में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कई फीमेल्स के। So, how difficult was it for you to actually make them open and discuss about it? Actually, you'll be surprised, it was the easiest thing. Like the moment, I started talking to them, they wouldn't stop. And almost every woman, not almost every woman I have interviewed for this book or for my, earlier book, they all told me one thing, that we never even knew this existed within us. It was like a therapy session, talking to you. I'm not a therapist, this is why I, always tell women that, कि it is very important. But पता है शिवानी, महिला के बीच में ना एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया गया है। वो भी एक पेट्रियार्कल इम्पोजिशन है, क्योंकि when women come together ना, they are a very powerful force. And we know that, right? So, ये trust deficit जान के किया गया है कि women don't open up to other women in fear of judgment. But एक बार अगर वो खुल जाए ना, तो it's a powerful, force. तो I feel like I have created these two distinct communities of women, through my two books. And they're very, open, and they have, told me stuff that they have never spoken about before, never talked about before, and they feel better for it.
and now like they're talking to other women, and this is how communities get created. Communities आप बोल लो उसको, आप उसको सपोर्ट ग्रुप बोल लो, पर वो ना बहुत ज़रूरी है. वो मैं हर जगह में ये बोलती हूँ, एडवोकेट करती हूँ कि हर मोहल्ले में ना एक महिलाओं की ना एक सपोर्ट ग्रुप होनी चाहिए. आप गाँव में ले लो, शहर में ले लो, कहीं पर भी ले लो, एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए जहाँ पर महिलाएँ आके ना एक सेफ स्पेस क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पे आके वो बात करके फिर चले जाए. कोई उसमें ना कोई देयर इज़ नो कमिटमेंट कि आपको इसके आगे कुछ करना है, कुछ नहीं करना है. आप बैठ के अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और फिर आप चले जाओ. अगर आपको अगले दिन नहीं आना है तो मत आओ, पर आपको हमेशा आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि वो ग्रुप मेरा है वहाँ पे, जहाँ पे कोई मुझे जज नहीं करेगा. तो ये जो पहला स्टेप है ना, वो मुझे लगता है कि वहीं से हमें शुरू करना चाहिए. कि ये जो एक जो बोलते हैं ना ब्रोमांस, वो वाली चीज़ महिलाओं में नहीं है इसलिए कि वो करने नहीं दिया है. और फिर महिलाओं के पास टाइम भी नहीं है, इतना बिजी रखा जाता है उनको. घर संभालो, बाहर देखो, टाइम कहाँ है उनके पास कि जाके अपने सही लाइक फ्रेंड से मिले, उनसे बात करें. शादी के बाद आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ वुमेन लूज टच विद द फ्रेंड्स बिकॉज टाइम ही नहीं मिलता है. एंड फिर लाइक यू आर सो हेजिटेंट कि क्या मैं इसके बारे में बात करूँ. फिर शील थिंक दिस अबाउट माई फैमिली, बिकॉज वो भी तो इनबिल्ट है ना कि डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन द पब्लिक. हाँ, अपना जो घर की चीज़ है वो घर में रखो, नहीं बताओ, बाहर डिस्कस मत करो. बाहर मम्मी पापा नहीं सुनना चाहते कि आपके ससुराल में क्या हो रहा है. मम्मी पापा नहीं सुनना चाहते क्योंकि देन आप सुनोगे तो आप अकाउंटेबल भी होगे ना. We have to build this trust between women, and only women can do it. Also, what you said that if females come together, it's a powerful force that you cannot stop. But what I feel कि people can't digest it. लोग digest भी नहीं कर पाते हैं. If people or women start speaking, they are being shut down. आप उनको बोलने नहीं देते, या आपको लगता है कि ओ ये तो ज़्यादा बोल रही है, तुम मत बोलो, तुम्हारी ज़बान ज़्यादा चल रही है, कैंची जैसी ज़बान चल रही है. तो देयर आर डिफरेंट वेज जहाँ पे महिलाओं को ऐसे बोल के चुप करा दिया जाता है. अब महिलाओं को कैसे ह्यूमिलिएट किया जाता है, मैं उसका एक एग्जांपल दे रही हूँ. इस बुक में भी है, मैंने किसी से बात की थी और उन्होंने ये एग्जांपल दिया था. मुझे मतलब बहुत ही स्ट्राइकिंग लगा था वो एग्जांपल, बिकॉज ये जो प्रेजुडिसेस है ना, ये हमारे में भी है, मुझ में भी है, आप में भी है, हम में भी है, क्योंकि हम इसी सोसाइटी के पार्ट हैं, इसी में हम बड़े हो रहे. तो उन्होंने बोला था कि आप देखो कि महिलाओं को कैसे ह्यूमिलिएट किया जाता है, एम्बैरस किया जाता है. आप किटी पार्टी मान लो, सब लोग उसको लेके हंसते रहते हैं कि लेडीज़ ऑफ लेजर, पतियों के पैसे उड़ा रहे, संडेज ऑफ किटीज. पर अगर आप उसको एक मतलब प्रैक्टिकली सोचो, वो एक सपोर्ट ग्रुप ही तो हुआ ना, जहाँ पे 4, 6, 10 महिलाएं आ रही है, वो मिल रही है, वो क्या बात कर रही है, आपको क्या मतलब उससे. जब 4 आदमी मिलते हैं, वो क्या हमेशा क्या बहुत काम की बात कर रहे होते हैं? नहीं होते हैं ना. तो अगर होते तो फिर इतनी सारी ये एलिगेशंस वगैरह ये सब तो नहीं उड़ती रहती ना. तो पर आप देखो किटी पार्टी को कितना मतलब वो किया गया है, विलेनाइज किया गया है कि एक मतलब तो अभी जब कुछ दिन पहले कोई प्रोफेसर मुझे बता रही थी किटी पार्टीज़ में तो वो लोग ये करते वो करते. एंड उनकी जो स्टूडेंट थी, प्रॉब्ली 18 और 19, उन्होंने वहाँ पे बोला कि मैम विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक बात बताना चाहूँगी कि किटी पार्टीज़ ना आप उसको सिर्फ ऐसे यूनिडायमेंशनली नहीं देख सकते. वहाँ पे वुमेन आते हैं, उनके एक सपोर्ट ग्रुप है, वो एक दूसरे से सहारा लेते. एंड देन बाद में वो मुझे बोल रही थी, इतना अच्छा लगा क्योंकि इतनी यंग है और उन्होंने इतना गहराई से सोचा हुआ था इसके बारे में. एंड मैं ना हमेशा किटी पार्टीज़ को सेल्फ हेल्प ग्रुप के जैसे देखती हूँ कि वो लोग पैसा भी जमा करते हैं, वो किसी एक को जाता है. हाँ, ये भी एक तरीके के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही हो गया ना कि आप जमा कर रहे हो, वो किसी के पास जा रहा है, वो उससे अपना कुछ वो कर सकते हैं. एंड शी सेड द सेम थिंग टू मी कि मैम आई ऑलवेज थिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स व्हेन आई लुक एट किटी पार्टीज. तो वो वाली जो थिंकिंग है ना, वो थोड़ा सा ये जनरेशन में चेंज हो रही है. एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लाइक होपफुल. आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करी, इंडिपेंडेंस की बात करी. सो
आपने बुक में भी मेंशन किया है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट women's and females about the right financial investments, क्योंकि वो उनको security देता है. They might be already going through a difficult phase या stress, कुछ भी हो सकता है. So how important it is to educate a women in terms of investments, क्योंकि हम कमाना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी जो कमाई होती है वो कोई और कंट्रोल कर रहा होता है. या हम कमाते हैं या हम अपने हस्बैंड को दे देते हैं. हम कमाते हैं शादी से पहले तो हमारे घर पे हम भेजते हैं. हमारे फादर्स बताते हैं हमें कि हाँ यहाँ ऐसे कर लो, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो. तो हमको लगता है कि नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, या पापा हमसे नहीं हो पाएगा, या आपका पार्टनर है तो XYZ हमसे नहीं हो पाएगा, यू कैन मैनेज इट. हमारे पास समय नहीं होता. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो ये भी तो एक फॉर्म का कंट्रोल है ना. अगर आप कमा भी रहे हो और आपका उस पैसे के ऊपर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और वो कंट्रोल आप किसी के हाथ में दे रहे हो, तो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो उनके हाथ में गया. एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पेट्रियार्कल कंट्रोल ऑल्सो. एंड देयर आर मेनी वुमेन हु हैव टोल्ड मी, हाईली एजुकेटेड वुमेन, आई हैव सीन माई मदर ऑल्सो, वो उनको जब सैलरी मिलती थी, वो शी वॉज अ कॉप, शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन कॉप्स इन इंडिया. एंड वो उनको सैलरी मिलती थी तो वो जाके मेरे पापा को दे देते थे. पापा उसको फिर मतलब उनको हाथ खर्चा देते थे. एंड देन ही वुड लाइक जस्ट इन्वेस्ट द मनी और वट एवर. ओके, बट उससे क्या होता था कि मम्मी को जब अपना कुछ करना होता था, उनको अपने पैसे से ही निकाल के उसको अलग से रख के सेविंग करके, मतलब इवन दो यू हैव द मनी, यू डू नॉट हैव द फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, बिकॉज दैट मनी इज योर्स बट इट इज स्टिल नॉट योर्स, राइट? तो मैं क्या बोलती हूँ कि क्या डू यू थिंक दैट मेन ऑल मेन मैनेज देयर ओन मनी? नो, दे डोंट. दे आउटसोर्स इट, राइट? आउटसोर्स इट, हायर अ CA. अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उनका भी अभी डिवोर्स हो गया. तो पहले जब मतलब when they were together, obviously the husband looked after the money and everything, so he had like all her details, income tax details. तो अभी उनका डिवोर्स हो गया, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मतलब अभी मैं किसी और से, मतलब CA से करा लूँ. आप उनकी वो देखिए, एंटाइटलमेंट देखिए, वो जाके लॉग इन करके उनका वो इनकम टैक्स फाइल करके आ गए. मतलब कि आपका डिवोर्स हो गया, आप अपने रास्ते पे चले गए, पर आप अभी भी वो कंट्रोल को आप छोड़ नहीं पा रहे हो. एंड दैट इज ऑल्सो अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी. यस, एग्जैक्टली, राइट. तो मैंने फिर उनको यही समझाया कि अगर आप आउटसोर्स करो ना, मैं आपको अपने CA का नंबर दे रही हूँ, आप उनसे करा लो. मैं कौन सा बैठ के अपना करती हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं है ना. तो ये वाली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है महिलाओं के लिए समझना कि हम सिर्फ कमाना ही ज़रूरी नहीं है, उस पैसे को क्या करेंगे. और देखो, बचपन से ना हमें सिखाया जाता है कि गर्ल्स आर बैड एट मैथ्स. हाँ, ये हमारे जहन में भर दिया जाता है कि गर्ल्स आर बैड विद नंबर्स. कहाँ पे लिखा है गर्ल्स आर बैड एट नंबर्स? अभी भी हमारे देश में जो STEM ग्रेजुएट्स है वो हमारा हाईएस्ट है वर्ल्ड में, और वो वुमेन है, पर उनमें से कुछ ही परसेंट वर्कफोर्स में है. क्यों? अगेन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. मतलब अपने MSc कर ली, BSc कर ली, PhD कर ली, फिर भी आपके कॉन्फिडेंस को इतना तोड़ा गया है, इतना मरोड़ा गया है कि आप फिर भी आप उठ के खड़े हो के आप ये नहीं बोल पा रहे हो कि नहीं मैं ये कर सकती, क्योंकि वो आपको सिखाया गया है बचपन से कि आप ये नहीं कर सकते. अभी मैं एक इंजीनियर से बात कर रही थी, वो मुझे बोल रही थी कि पता है नीलांजना, आई एम सो गुड एट माई जॉब बट आई एम ऑलवेज सेकेंड गेसिंग माई सेल्फ. कि मुझे हमेशा लगता है कि क्योंकि मेरे ऑफिस में आई एम द ओनली वुमन इंजीनियर एंड द रेस्ट आर ऑल मैन एंड दे ऑल पैट्रोनाइज मी अ लॉट, एंड बट आई एम सेकेंड गेसिंग माई सेल्फ बिकॉज दे पैट्रोनाइज मी. सो आई ऑल्सो फील लाइक कि ये मेरे से होगा नहीं. और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यही सोच से बिताया है कि मेरे से ये होगा नहीं, हुआ है और उससे भी अच्छे से हुआ है. तो वही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ कम्प्लीटली इनकम्प्लीट इफ़ यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर ओन मनी. सो व्हाट यू सेड कि मेरे से मतलब आप काम कर रहे हैं, आप हमेशा ये आपके दिमाग में रहता है कि नहीं
ये अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, मैं ये मैनेज नहीं कर पाऊँगी, ऑफिस नहीं मैनेज कर पाऊँगी या घर नहीं मैनेज कर पाऊँगी। आपको घर समय से जाना है। अगर आप घर समय से नहीं भी पहुँच पाए हैं तो देन देयर इज़ दिस गिल्ट विच यू हैव टॉक्ड अबाउट इन योर बुक। सो हाउ डू वी कोप अप? ये हमारे पास हमेशा रहता है, हम कुछ ना कुछ करें तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये रह गया, ये नहीं कर पाए, समय नहीं दे पाए। सो वाई देयर इज दिस गिल्ट? और इफ़ वी स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट, हमने नॉर्मलाइज तो किया नहीं है उस गिल्ट को कि नहीं, लेट्स जस्ट बी, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ छूटेगा ही। बट दे डोंट। बहुत सारी फीमेल्स को मैं जानती हूँ जो जिन्हें लगता है कि नहीं यार मैं गिल्ट में हूँ, मैं ये नहीं कर पाई। एट टाइम्स आई ऑल्सो गो विद दिस थिंग मैनी अ टाइम्स एंड क्राई इट आउट। सो हाउ डू यू डिफाइन इट? आपको कैसे लगता है कि ये इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए? Like having a guilt is okay. You have to learn from the men, you know. It's a very big learning experience from men. वो चीज़ों को छूटने देते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? वो भी तो they are also human beings. We are also human beings. If you are a mother, your spouse is also a father. You know, if you feel guilt over your child, he should also feel guilt over it. But the reason he doesn't is because again we keep coming back to that socialization, right? कि उनको बोला गया है कि आपके पास एक असिस्टेंट होगा जीवन भर जो आपके घर का देखभाल करेगा, आपके बच्चों का देखभाल करेगा, और जब आपको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत होगी वो बाहर जाके काम भी करेगी, राइट? तो हमें उनसे ये सीखना चाहिए, बिकॉज सी द पॉइंट ऑफ दिस होल एक्सरसाइज ना इज लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट पेट्रियार्की, सी मेन आर आल्सो विक्टिम्स ऑफ पेट्रियार्की, देयर इज नो डाउट ऑफ इट। और रो नहीं सकते, उनको हर हालत में उनको ब्रेड विनर बन के रहना है, उनके अंदर भी इतना गिल्ट होता है। मैंने इतने मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनको करना है, वो घर पे रह के वो सपोर्ट करना चाहते हैं अपने वाइफ को कि मे बी द वाइफ हैज़ अ बेटर जॉब, पर लोग क्या कहेंगे, तो वो भी विक्टिम्स है। हाँ, पर फिर भी तो इसीलिए ना इट्स लाइक व्हेन वी इन जेंडर एडवोकेसी देयर इज दिस टर्म कॉल्ड allyship, right? Without men you cannot liberate women, because the whole point is that men and women both have to understand कि हम दोनों ही victims है, तो क्यों ना हम एक साथ काम करें इसको normalize करने में। तो ये हमें ये आदमी लोगों को भी समझना पड़ेगा कि इसमें हमारा भी we will also be liberated। is it like how can somebody how can a group of people live under this constant expectation of always having to be macho, never crying, never showing their emotions, always have to be, earning money and looking after people and protecting people. It's a huge expectation to have of people also, right? तो आपको क्यों चाहिए? वो नहीं चाहिए ना, तो आप काम करो एक साथ, you work with your spouse, you normalize things। और महिलाओं के लिए मैं बोलूँगी शिवानी कि हमें ना चीज़ें छूटने देनी चाहिए। हाँ, दुख होता है, गिल्ट होगा, ठीक है, कोई नहीं, 4 बार गिल्ट होता है ना, 5th टाइम यू विल बी लाइक कूल, कुछ नहीं हुआ, घर जैसे चल रहा था चल रहा है। अभी कुछ सालों पहले की बात है कि मेरा काफ़ी ट्रैवल ज़्यादा था, क्योंकि मैं ज़्यादातर फील्ड में ही काम करती थी। पहले बाहर जाती थी तो बेटा छोटा था तो बहुत गिल्ट होता था, खाना खाया कि नहीं, क्या किया नहीं किया। फिर 1, 2, 3 बार के बाद जब आई, देखा सब ठीक चल रहा है, लाइक माई हस्बैंड इज़ वेरी हैंड्स ऑन, उन्होंने देखभाल कर लिया, बच्चे ने खा भी लिया, स्कूल भी चले। उसके बाद ना इसको नॉर्मलाइज हम तब कर पाएंगे ना जब हम करेंगे। तो अगर आपने किया, एक बार आपने रोया, ठीक है, अब दूसरी बार भी रो लो, तीसरी बार भी रो लो, आप 5 भी बार कॉल्स नहीं आते थे कि हाँ कि लाइक बेटा रो रहा है या ये कहाँ है वो कहाँ है? तो I think my husband is very hands on with these things, and also he is also very like कि अगर मिल नहीं रहा है ना तो दूसरा कुछ ढूंढ लूँगा ऐसा टाइप का। तो he is very like carefree like that। तो वो सब का वो नहीं होता, that is a very exceptional case जो मैं बोल रही हूँ। पर मैं ये बोल रही हूँ कि as far as women are concerned ना, आप 5 बार रो लो, आप 6 टाइम ना आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, इट्स ओके।
यू विल नॉट फील द गिल्ट. गिल्ट क्या है? गिल्ट तो वो है ना, इसको एंटिसिपेटरी गिल्ट बोलते हैं, राइट? आप एंटिसिपेट कर रहे हो जब एज अ मदर और एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, अब जब अपना जो केयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो ना, आप एक एंटिसिपेट कर रहे हो कि इससे ये गलत होगा, इससे ये मेरे बारे में ये सोचेगा. ये सारा एंटिसिपेटरी है. जब वो घटना घट गई, आप वापस आ गई, सब कुछ ठीक है. और अगर कुछ मानो गलत हो भी गया, आप क्या कर सकते थे? ये भी तो हो सकता है ना कि आप किसी शादी में गए हुए थे. तो अगर आप शादी में गए थे फैमिली के साथ और आपके घर में कुछ मान लो कुछ समथिंग हैपेंड, हाँ, उस टाइम पे तो यू विल नॉट फील गिल्ट, राइट? बट इफ़ यू आर आउट ऑन वर्क एंड समथिंग गोज अमिस एट होम, देन यू विल फील गिल्ट. सो बट डिफरेंस क्या हुआ? तो ये आई थिंक लाइक वीमेन हैव टू वर्क ऑन दिस एंड अगेन एक्सपीरियंस शेयरिंग. जैसे आपने अभी बताया था कि मैन ऑल्सो बिकम अ विक्टिम ऑफ पेट्रियार्की, उन्हें भी प्रॉब्लम्स होती हैं. बट and obviously this book is in the market. It will be read by LGBTQ females, males, and at some point मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समय बदल रहा है. Exceptions are always there, as I said. So क्या ये मेल्स को पढ़ के लगेगा कि नहीं, this is reverse sexism? एक्चुअली मैं वो बताना चाहूँगी, जब मेरा पहला किताब आया था मुझे लगा था कि मुझे काफ़ी मतलब नेगेटिव फीडबैक मिलेगी फ्रॉम मेन, बट सम ऑफ माय मोस्ट ब्यूटीफुल रिव्यूज़ हैव कम फ्रॉम मेन एंड मोस्ट ऑफ इट वाज कि हमें ये पता ही नहीं था. मतलब हमारे सामने हो रहा है पर हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, या इसको जो उनके सामने घट रहा है उस लेंस से उन्होंने नहीं देखा. इसका भी, इस बुक का भी जो पहला वाला रिव्यू आया ना, मतलब ब्यूटीफुल रिव्यू, इज फ्रॉम अ गाय. Okay. And he said that I'm going to gift it to all my like male friends and male acquaintances. And I think कि एक ना हम अभी we are living in a time where men want to change because it is very tiring for them also, but there are no resources. आप अगर वो जाएंगे ना, वो कहाँ पे जाएंगे, क्या ढूंढने जाएंगे, क्या रिसोर्सेज, कौन जाके एकेडमिक पेपर्स पढ़ता है ना? तो मेरा वही था कि जब मैं ये बुक पे लिख रही थी ना, तो मैंने जाके पढ़ लिए सारे जितने भी एकेडमिक पेपर्स पढ़ने थे, मैंने उसको लेमैन टर्म्स में मैंने उसको लिख दिया, क्योंकि वो भी तो एक रिसोर्स है ना. तो वो रिसोर्स नहीं है. व्हेन मेन वांट टू चेंज, वेयर डू दे गो? अब घर पे तो होगी नहीं, क्योंकि घर पे तो मम्मी बोलेगी कि राजा बेटा तो कुछ करेंगे नहीं. हाँ, और वाइफ्स का भी वही है कि वो अगर फेमिनिस्ट भी है, अगर वो एम्पावर्ड भी है, वही सोशलाइजेशन काम करती है ना. और फिर इरिटेशन भी होती है ना, वो किचन में जाके 10 घंटा लेके एक बर्तन धो रहे. आपको लगता है कि यार मैं इससे अच्छा तो मैं ही कर देती. हाँ, पहले मैं करती थी, अभी मैंने बंद कर दिया. मैंने बोला 10 घंटा लोगे ले लो. अभी 10 घंटे से शुरू हुआ था, वो थोड़ा सा एक्सैजरेशन कर रही हूँ मैं, ऑब्वियसली 1 घंटा मान लीजिए. अभी वो 1 घंटे से ना अभी 15 मिनट में आ गया. तो ग्रोथ हो रही है, घर के काम में भी ग्रोथ हो रही है. जैसे मेरा बेटा अभी 19 ईयर्स का है, तो वो बहुत ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक, तो वो अपना खाना खुद बनाता है. तो पहले वो रैप नहीं कर पाता था, तो मुझे बुलाता था, तो मम्मा ये रैप कर. तो मैंने बोला आप खाना खुद बना रहे हो तो आप इसको रैप करो. तो पहले उसका टूट जाता था, वो अभी 2-3 हफ्ते से कर रहा है, अभी उसका परफेक्ट रैप बन रहा है. तो ठीक है, मैंने करा. Eventually you learn, you will evolve. It's not rocket science, right? Life skills. अगर आप कहीं पे अकेले हो, मैंने देखा है, मैं जब यूके में पढ़ाई करती थी तो हमारे साथ जो भी मतलब इंडियन लड़के होते थे ना, तो हम लोग सब फ्लैट्स में रहते थे, तो वो शायद आसपास के फ्लैट्स में रहते थे. तो हमने नोटिस किया कि खाने के टाइम पे ना रोज़ आ जाते थे सब लोग. अब खाना हमने 2 जन का बनाया, ये आ गए 4 जन. फिर हमें लगा कि अच्छा इनको खाना नहीं बनाना है, इसलिए खाने के टाइम पे इधर आ जाते. फिर हमने खाना बनाना बंद कर दिया. तो हम क्या करते थे, जिस टाइम पे वो लोग आते थे, उनको पता था कि 9 o'clock डिनर टाइम, तो हम क्या करते थे, सब खाने का सामान रख देते थे. छुपा देते थे? नहीं छुपाते नहीं थे, रख देते थे. फिर वो आते थे, बोलते थे कि बनाओ, हमें भी खिलाओ, खुद भी खाओ. और आई एम नॉट जोकिंग, सम ऑफ दोस बॉयज टर्न्ड आउट टू बी सच ग्रेट कुक्स बाय द एंड ऑफ दोस 2 years, एंड दे स्टार्टेड टेकिंग प्राइड इन देयर कुकिंग स्किल्स. तो ये पॉसिबल है, हमें सिर्फ करना है, हम नहीं कर रहे. या
किताब के कुछ चैप्टर्स पे हम डिस्कशन अब करते हैं. एक लास्ट चैप्टर है जिसको मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगी. बी द फर्स्ट वन ऑन योर टू डू लिस्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ द जिस्ट ऑफ दिस बुक. एब्सोल्युटली. अगर आप अपने आप को पहले रखना शुरू करेंगे तो मे बी आप बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे गिल्ट से, बहुत सारे स्ट्रेस से अपनी लाइफ में बच सकते हैं. प्लीज टेल. See, when you say be the first one on your list, बहुत सारे लोग शायद बोलेंगे कि आप हमें सेल्फिश होने के लिए बोल रहे हो. हाँ, बोल रही हूँ सेल्फिश होने के लिए. उसमें क्या खराब है? आप किसी का मर्डर कर रहे हो? आप किसी कहीं पे जाके कुछ चोरी कर रहे हो? नहीं, आप अपने आप को समय दे रहे हो, राइट? अगर आप खुश रहोगे तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो भी खुश रहेंगे. सिंपल सी बात है, लाइफ इज़ वेरी सिंपल, और एज कॉम्प्लिकेटेड एज यू मेक इट, राइट? तो इतना नहीं सोचते. मैं यही बोल रही हूँ. मैं एंड माई मैसेज इज़ टू वुमेन ओनली कि आप इतना मत सोचो. और ये मैं अपने लिव्ड एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि एक टाइम था मैं बहुत सोचती थी. मतलब सोच का कुंवारा बन गया था दिमाग का भी, दही बन गया था. अभी कुछ सालों से, और ये जो 2 बुक्स मैंने लिखे ना, ये मेरे लिए भी बहुत थेरेपेटिक थे. जब मैं इनके साथ बात कर रही थी, मैंने भी ये ना, मेरा भी खुद का भी जर्नी था. हाउ नॉट टू बी अ सुपर वुमन, इट वॉज माई ओन जर्नी एज वेल. तो मैंने उनसे सीखा है, शायद उन्होंने मेरे से कुछ सीखा है, पर अभी मैं सीख गई हूँ कि इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है. अगर अभी मुझे एक दिन मुझे लगता है कि आई डू नॉट वॉन्ट टू कुक, or that I want to say no to something, it is also connected to the ability to say no. Women have a problem saying no. हम ना नहीं बोल सकते, हमें बहुत गिल्ट होता है. क्यों ना बोला, कर देते. छोटा सा काम था. वर्क प्लेस में भी होता है. That's a chapter also. हाँ, आप अगर कोई कुछ बोलेगा, आप बोलोगे कि मैं बहुत ओवरवर्कड हूँ, मैं नहीं कर, पर आप कर दोगे. मैं कर देती थी पहले, पर अभी ना वो वाली जो बाउंड्रीज़ है ना, वो सेट करना बहुत ज़रूरी है. और ये हम करते नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत, मतलब इसको हम लगता है कि हमें लोग ना हमें स्वार्थी बोलेंगे. अभी भी ना आवर एक्शंस आर गाइडेड बाय व्हाट पीपल विल से. तो वो पहले ना हमें हटाना पड़ेगा. फॉरगेट अबाउट व्हाट पीपल विल से. पीपल विल से अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट डज इट मैटर टू यू अल्टीमेटली? Ultimately what matters to you is, what should matter to you is you yourself, right? And by extension, your family. After reading this book, or before reading this also, मैं देखती हूँ हमारे इर्द गिर्द हमारी माएँ हैं, भाभियाँ हैं, बहनें हैं, उनके पास समय नहीं होता था, जिसकी वजह से शादी हो गई. किसी ने शादी के बाद पढ़ाई नहीं करी. दे वांटेड टू परस्यू समथिंग, दे वांटेड टू परस्यू स्टडीज़. अपने लिए समय नहीं मिलता, कर नहीं पाते हैं कुछ. एक टाइम तक महिलाएं ये सब झेलती हैं, झेलना ही कहेंगे इसे, आई गेस. और उसके बाद दे फील सफोकेटेड, दे फील ट्रैप्ड कि यार अब नहीं हो रहा है. देन देयर कम्स अ पॉइंट ऑफ change, enlightenment exactly. yeah, so वो पॉइंट आते आते मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी बहुत देर हो जाती है. that's what I feel. और जिसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स को मेंटली इतना स्ट्रेस होता है, दे गो थ्रू अ लॉट. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम दैट, कि हम कहते तो हैं कि नहीं आप बोलो, इट इज़ ऑल रिटन, हम रिसर्चेस हो जाती हैं, हम उनसे बातें करते हैं, बट एक्चुअली एट सम पॉइंट इट डजेंट हेल्प देम. आई फील सो. काफ़ी लेट हो जाता है, और फिर जब उन्हें रियलाइज़ होता है, देन दे लुक बैक कि अरे यार ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए. व्हाट वुड यू सजेस्ट? See, for me, for the generation, who are in their 40s now, I would say, late 40s, I would say that the enlightenment, whenever it comes, is a blessing, okay? For younger people, I think the enlightenment is coming earlier, because they are, maybe because, they are, their mothers are enlightened in their 40s.
So that helps. This is a completely generational thing, right? This is intergenerational. It gets passed on from mother to daughter to daughter. So I think like that is one thing is that कि थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ शिवानी कि अगर आप देखो कि हमारे देश में अगर आप NCRB का डेटा देखो तो हमारे देश में हर साल इतनी महिलाएं मतलब डाइज बाय सुसाइड. अगर कोई और देश होता ना, मतलब इट्स अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, अगर कोई और देश होता ना उसमें मतलब वो हो जाती, मतलब एक फिरोर क्रिएट हो जाती कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. इसके बारे में मैं पिछले 10 साल से बात कर रही हूँ, मैंने लिखा है, मैंने अपनी बुक में लिखा है. अभी तक मुझे कहीं पे भी ना एक नुआंस्ड उसमें वो नहीं दिखा एक कि ये क्यों हो रहा है, इसको कैसे एड्रेस करें. बट डू यू थिंक दैट we should address it more strongly, and especially the judiciary needs to take note of this thing, that it is important actually, and if there are cases on this that so many women are dying by suicide, तो हमको अपने सिस्टम को फिक्स करने की ज़रूरत है. and if there is a case on this thing, then we need to have some quick what do we say, quick hearings on them. So see, the point is that again suicide, as as far as women are concerned, mental health, suicides are quite taboo topics, right? So even if a woman is dying by suicide, nobody will call it a suicide. Okay, doctors will write out a natural, till a few years back, अभी तो suicide decriminalize हो गया है, पहले तो criminal offense था. उस टाइम पे भी डॉक्टर्स भी हेजिटेट करते थे, वो आके घर वालों से पूछते थे कि पहली बार है इसलिए हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं पर आगे से करेंगे. मतलब ये दिस इज द लेवल ऑफ इरेस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट. तो आप जब जुडिशियरी की जब हम बात आप ना ये ना अभी जुडिशियरी से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सोशल नॉर्म्स पे आ जाती है, ये घर की बात आ जाती है. अब अगर उस डेटा को ना मैंने बहुत एनालाइज किया था मेरे पहले बुक के लिए, उस डेटा में क्लियरली दिखाया जा रहा है कि मैक्सिमम वुमेन डाई बाय सुसाइड बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स, cruelty by husband or family members. आपके पास सब कुछ है, आपके पास पूरा पिक्चर आपको दिया गया है. अगर किसी और देश में होता ना, अगर मैं उस पोजीशन पे होती जहाँ पे मैं कुछ कर पाती, तो मैं साथ के साथ एक इंक्वायरी बिठाती, उसमें एक रेजोल्यूशन ढूंढती और उसी में से निकल के आता कि ये सोशल नॉर्म्स जो सरकार तो कानून बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करती है, पर ये जो जहाँ पे ये सोशल नॉर्म्स आ जाते हैं ना, कल्चरल नॉर्म्स आ जाते हैं, वहाँ पे हम रह जाते. पर आप उसके रूट में जाओ, आपके पास नंबर्स है, आपके पास डेटा है, आप दिखा रहा है, आपका डेटा आपको एक पूरा छवि दिखा रहा है कि क्या हो रहा है आपके देश में. ये तो सोशल नॉर्म्स की बात है ना, कि अगर एक फैमिली से इतना परेशान होके महिलाएं वो दे आर प्रेफरिंग टू डाई बाय सुसाइड रादर देन टेक अ डिवोर्स और वर्क आउट ऑफ देयर होम्स और समथिंग. आपके पास पूरा छवि है, आप इंक्वायरी बिठाओ, आप फास्ट ट्रैक करो इंक्वायरी, क्योंकि क्यों हो रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है, इसको हम कैसे हम कर सकते हैं. आप अगर मैं कर सकती तो मैं हर, जैसे बोलती हूँ ना, नेबरहुड में सपोर्ट सेंटर रखो आप, जहाँ पे आके कॉन्फिडेंशियली वुमेन बात कर सके. हर चीज़ में कानून नहीं घुसाते हैं ना, क्योंकि हमारी वो हमारे जो संस्कार वो नहीं है ना, वो नहीं है. हाँ. हम फैमिली में कानून को नहीं घुसाते. तो आप कानून तो आपने बना दिया है, पर कितनी आप अब डोमेस्टिक वायलेंस को देख लो, कितने इतनी कम महिलाएं रिपोर्ट करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस को. अभी एक स्टडी आया था जिसमें इतने सारे महिलाओं ने बोला कि इट्स ओके दैट देयर हस्बैंड्स बीट देम बिकॉज दे डिजर्व इट. व्हाई? बिकॉज दैट इज हाउ, अगेन दैट वर्ड, कंडीशनड. हमारा काम क्या है, घर को संभालना. अगर हम घर ठीक से नहीं संभाल रहे तो हमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए. और वो जो कारण बताया गया था ना, उसमें कारण ये था कि खाना अच्छे से नहीं बना है, या इन लॉज के साथ थोड़ा सा बिहेवियर ठीक नहीं था, या बाहर किसी के साथ किसी और आदमी के साथ बात कर लिया था, या ऐसे छोटे छोटे. तो मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास ना डेटा भी है, हमारे पास सब कुछ है, पर अनफॉर्चुनेटली ना अभी आप इलेक्शन का सीज़न है, अभी आप बहुत सारा सुन रही है कि वुमेन, अभी तो रिजर्वेशन का भी वो आ गया, वो कब होगा किसी को नहीं पता,
पर वो एक इलेक्शन गिमिक बन चुका है ऑलरेडी। अब इलेक्शन के टाइम पे अब सारे आप अक्रॉस पॉलिटिकल कलर्स देख लो, सारे वुमेन को मैं उसी पे बात करने वाली थी, सॉफ्ट्स मिल रहे हैं। हाँ, पर पॉलिटिकल विल कहाँ है? आप स्लोगन बना दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितने स्लोगन से गिनने बैठूंगी ना, वुमेन लेड डेवलपमेंट, फिर मेरे पास लिस्ट रखा हुआ है, अभी मुझे ये 2 ही याद आ रहे। एक तरफ से हम स्लोगन बना रहे, हम कानून भी बना रहे, पर जहाँ पे हमको इंटरविन करना चाहिए ना, हम वहाँ पे नहीं जा रहे। हम सिर्फ अभी भी ना, जहाँ पे महिलाओं की बात आती है, अभी भी हम टिक द बॉक्स खेल रहे हैं। जैसे आपने अभी इलेक्शंस की बात करी, तो आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट कि अभी हम पॉलिटिकल बहुत सारे डेटाज की बात कर रहे हैं जिसमें फ़ीमेल वोटर्स का वोट शेयर कितना इंक्रीज़ हुआ है और कितनी महिलाएं कहाँ से कितना वोट करने आ रही हैं, बट उसी के साथ में ये डेटा भी है कि दे लैक द पॉलिटिकल विल, they don't want to be in politics, yet it is being said that के they are great leaders. There is a contradiction. आप ये कैसे कह सकते हो? कितने मिनिस्टर्स हैं हमारे वुमेन? कहाँ है रोल मॉडल्स? कहाँ है? किसको देख के हम बोलेंगे कि हमें इनके जैसा बनना है? गिने चुने आप सुषमा स्वराज जी को ले लीजिए, जयललिता जी को ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी को ले लीजिए, उनका एज ग्रुप तो देखिए। उसके बाद कहाँ है नए कोहॉर्ट्स? कहाँ है? आप किसी भी जगह पे देख लीजिए, आप बिजनेस में देख लीजिए, एजुकेशन में देख लीजिए, आप कहीं पे भी देख लीजिए, देयर आर नो न्यू कोहॉर्ट्स ऑफ वुमेन लीडर्स, कि जिनको देख के आज एक 18 साल की बच्ची ना एक 60 साल के आइडॉल से कैसे वो इंस्पायर्ड होगी। उनकी तो लिव्ड रियलिटी अलग है, इनका तो लिव्ड रियलिटी कम्प्लीटली अलग है। ये ज़िंदगी के बारे में कम्प्लीटली डिफरेंट सोचती है। तो अब जब मैं बता रही हूँ कि देखिए, अब जो ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का घोषणा कर दिया, पास हो गया, वेरी गुड, इतने सालों के बाद, डिकेड्स के बाद, शायद 27 ईयर्स के बाद हो गया, चलो बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी वो it can't come into effect because of it needs a delimitation exercise and all of that, समझ गए। अब पॉलिटिकल पार्टी से शुरू करो। पॉलिटिकल पार्टीज को तो लॉ की ज़रूरत नहीं है, आप अपना 33% रिजर्वेशन कर दो ना वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। ज़्यादातर वुमेन कैंडिडेट्स क्यों नहीं इलेक्शन लड़ पाते? क्योंकि इट इज़ सो एक्सपेंसिव। वो पैसा आपको पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी सी पैसा देगी, जो कैंपेन के पैसा होगा वो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी, वो कोई बिजनेस पर्सन आपको करेगा। Women are not, is it even safe for women to go and ask for sponsorship from random like businesses? Unless you are a big name, you can't do exactly that. So unless and until you have money, you actually cannot contest election. So वहाँ पे ना पॉलिटिकल पार्टीज की एक बहुत बड़ी रोल है। हर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, कि आप आने दो, जब आएगी रिजर्वेशन बिल वो देखा जाएगा पार्लियामेंट में। आप अपने रैंक में ना 33%, 50% अप करो, रिजर्वेशन करो, रिजर्व करो। आप 50%, आप बोलो कि जो हमारा टिकट्स है 50% हम वुमेन को देंगे, और उसके साथ साथ आप अवेयरनेस बिल्डिंग करो। आप सिखाओ कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग करो कि कैसे वो बात करें, कैसे वो मीडिया से बात करें, कैसे, जैसे आप देखो पंचायत में 33% रिजर्वेशन है, राइट। पर मैं ना यूपी में मैं काफ़ी ट्रैवल करती थी काम के लिए। वहाँ पे मैंने इतने गांव में गई हूँ ना जहाँ पे क्योंकि रिजर्वेशन थी तो उन्होंने किसी महिला को चुन लिया है। अभी मैं एक कैथी बोल के एक गाँव में गई थी, वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर में। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैं रुकी, 2018 की बात है, और मैं वहाँ पे प्रधान से बात किया, रात को सब बातचीत हो गई। और फिर मैं जब सुबह को वहाँ से निकल रही हूँ तो मैंने गाँव के बाहर देखा कि एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, वहाँ पे एक महिला की तस्वीर लगी हुई है। उन्होंने ऐसे, मुझे देख के लगा कि मतलब कोई नेता होंगी। तो मैंने पूछा अपने ड्राइवर को कि ये कौन है, तो बोलता है कि यही तो है हमारे प्रधान। तो मैंने बोला तो जो कल रात को जो मिला था वो तो उनका बेटा है ना, तो वो थोड़े उनके पास घर का काम होता है, घर कौन देखेगा अगर वो नेतागिरी करेंगे तो वो तो बेटा ही देखता है सब कुछ। और ये प्रधानपति, ये जो है ना, ये प्रधानपति इज़ एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इन रूरल इंडिया। अगर आप जाओगे जहाँ पे मीटिंग्स होती है ना, वहाँ पे महिलाएं जाती नहीं है, बहुत कम महिलाएं जाती है। उनका पति चला जाता है, उनका बेटा चला जाता है। हाँ,
तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उनको रिजर्वेशन तो दे दी, पर हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की कि आप कैसे चलाओगे। और जैसे आप इलेक्टेड हो गए, आप कैसे काम करोगे, आप कैसे बात करोगे, आप मीटिंग में जाके कैसे बात करोगे। तो हमने पहले ही उनको बोल दिया कि भाई तुमसे तो होगा नहीं, ये रिजर्व है, इसलिए घर का करो, हम देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें पंचायत के मॉडल से ना हमें बहुत सीख लेनी चाहिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि नीलांजना ने बीबीसी, टाइम मैगजीन्स और द गार्डियन, नेट जियो जैसी संस्थाओं में काम किया है और नीलांजना इस समय यूनाइटेड नेशंस वुमेन यानी संयुक्त राष्ट्र जो महिलाओं के लिए शाखा है, वहाँ उनके अधिकारों के लिए जो काम करती है उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और नीलांजना, इतना वास्ट करियर रहा है आपका, उसके बारे में बताइए। प्लस आपने क्या कभी अपने लाइफ में, वर्क स्पेस में कभी ऐसी जेंडर बायसनेस फेस करी है? ऑलवेज कब नहीं करा। एंड उस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इट वाज ऑल वेरी नेबुलस। विशाखा गाइडलाइंस वगैरह नहीं था। मैं एक काफ़ी टॉप न्यूज़पेपर में काम करती थी। वहाँ से मुझे पहले तो द फर्स्ट स्ट्रगल वाज टू गेट टू डू द काइंड ऑफ स्टोरीज लाइक वुमेन। तो मतलब आप जाके सॉफ्ट स्टोरीज करो, आप पॉलिटिक्स का क्या समझते हो। ताकि मैं तब बीबीसी से आई थी, वहाँ पे मैं साउथ एशिया देखती थी तभी भी, तो उसके लिए बहुत ही लड़ाई करना पड़ा। मतलब 1.5 साल मैं वहाँ पे थी। फिर उसके बाद तो वो पहुँच गया सेक्सुअल हरासमेंट के लेवल पे, तो वहाँ पे मैंने बहुत आवाज़ उठाई। मतलब उनका सल्यूशन था कि हम आपको प्रमोशन दे रहे हैं और हम आपको किसी और ब्यूरो में प्रमोशन देके भेज रहे हैं, आप ये कंप्लेंट उठा लो। तो मैंने उठाया नहीं, और मैं इसकी वजह से मेरा, अगर आप करियर का ग्राफ देखोगे तो काफ़ी समय तक मैं फ्रीलांसर थी। क्योंकि कहीं पे भी जाओ एक ना, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी एज रिलेटेड थिंग। जैसे आप यंग हो तो आप ज्वाइन करो, और मीडिया न्यूज़ रूम्स के बारे में सबको पता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी तो वहीं पे होती है। आप यंग हो तो आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा जैसे आप थोड़ा मैच्योर हो जाओ तो थोड़ा सा आपका भी थोड़ा रुतबा बढ़ जाए तो आपको इमोशनल बुलिंग का सामना करना पड़ेगा। मतलब मेरे साथ ऐसी घटना हुई है कि मैं सच में सोचती हूँ कि ये सब मतलब अगर मतलब किसी दूसरे देशों में होता है ना, तो मतलब वहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता। मेरे साथ इतना भी हुआ है कि मुझे रेजिग्नेशन लेटर में ज़बरदस्ती साइन कराया गया हुआ है, दरवाज़ा लॉक करके वकील के साथ, कि अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। Would you like to share the name of the organization? वो एक विदेशी ऑर्गेनाइजेशन था, अखेंसिया एफए बोल के। तो एक स्पेनिश न्यूज़ एजेंसी है, वो वर्ल्ड का मतलब 2nd बिगेस्ट और समथिंग है। और उसका उन्होंने मुझे तब जाने दिया क्योंकि मेरे पास फ़ोन था। मैंने वो पूरा घटना मैंने रिकॉर्ड किया था और मैंने ट्विटर में डाला था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज अ वुमन, इफ़ यू नीड जस्टिस यू हैव टू गो टू सोशल मीडिया। और वो भी क्या जस्टिस है, वो 2 लोग आके आपके साथ थोड़ा आपका सिंपैथी दिखा दिया तो आपका थोड़ा दिल में ठंडक पड़ गई। और तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया से ही पता चलती हैं। हाँ, एंड दे हैव दिस वैलिडेशन। हाँ, वो तो वैलिडेशन की बात है, एग्जैक्टली। पर उसमें मुझे जस्टिस तो नहीं मिली ना। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, सॉरी तो मैं नाम लेना ही नहीं चाह रही थी, वो तो निकल ही गया। उसका भी मैंने छोड़ दिया। अभी मतलब मैंने बहुत बात किया है इसके बारे में, क्योंकि आई फील लाइक एक्सपीरियंस शेयरिंग इज़ अ बिग पार्ट ऑफ बीइंग अ जेंडर एडवोकेट। अगर आप अपने सब कुछ छुपा के रखोगे, मैंने अपनी पहले किताब में पापा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मुझे सब लोग पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं कि कोई डायलेमा नहीं था कि आपने पापा को ऐसे नेगेटिवली पोर्ट्रे किया। मैंने बोला पापा को नहीं नेगेटिवली पोर्ट्रे किया, वो तो बहुत अच्छे फादर थे पर वो अच्छे हस्बैंड नहीं थे। तो अगर मैं अपनी चीज़ें छुपा के फिर मैं दूसरों को बोलूँगी कि आप आगे आओ और अपने घर की बात बताओ, तो वैसे वहाँ से प्रोग्रेस शुरू होती है ना, जब हम बोलना शुरू करेंगे। कन्वर्सेशन चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम कन्वर्सेशन। तो अगर मैं अपना छुपा रखूँगी हर चीज़ और आपको बोलूँगी कि नहीं आप, तो वो तो लेक्चर वाली बात हो गई ना। तो फिर वही वाली बात है। तो इस सब के बारे में मैंने बहुत बात की है। अभी रिसेंटली भी मेरे साथ ये हुआ था। अभी मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं
रिमोट काम कर रही थी, और वहाँ पे भी एक मतलब इमोशनल बुलिंग, मतलब वो ना वो ईगो पे आ जाता है। जैसे आपका सीवी अगर उनसे आपके एडिटर्स से थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो गया ना, तो वहाँ पे वो एक ईगो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। क्योंकि आप अपना उम्र देख लो, आप मेरा उम्र देख लो, अब मेरी एक्सपीरियंस देख लो, अपने अगर आप एक यू नो इफ़ यू डू नॉट फील दैट ईगो विद अनदर मैन, यू शुड नॉट फील दैट ईगो विद अनदर वुमन, बट यू फील दैट बिकॉज यू फील दैट I am an interloper in this space. The workplace belongs to men. So the moment I step in, and I step in with a lot of confidence, I make you scared. Which is why, you know, I said that, you know, women are a very powerful force. Even in workplaces, if women can band together, you know, we can, and I have no hesitation in saying that, you know, in all the places where I faced this, not a single woman employee stood up for me. But you know, this is not a blame, and I know why they didn't, because हम लोग बहुत स्ट्रगल करके हम नौकरी को वहाँ तक पहुँचते हैं, नौकरी को पकड़ के रखते हैं। एक चीज़ गलत हो जाएगी तो आवर एम्पावरमेंट इज़ गॉन, राइट। तो मैं समझती हूँ उन्होंने क्यों नहीं मेरे लिए बोला, और मैं कभी भी I would never blame any woman for not standing up for another woman, but I will request them कि आप अपना जो एक सॉलिडरिटी ग्रुप में जो शक्ति है ना, आप उसको समझो। गेट अबव द पेटी यू नो लाइक कंसर्न्स, एंड यू अंडरस्टैंड योर पावर, यू नो, व्हेन यू आर इन अ ग्रुप। जैसे आपने एक जॉब को पकड़ के रखने की बात करी कि बहुत सारे महिलाओं को ये एडवाइस दी जाती है कि ठीक है, जो भी हो रहा है, जो भी स्ट्रगल्स तुम अपने पर्सनल लाइफ में फेस कर रही हो, कुछ भी हो, जॉब मत छोड़ना। दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि आपके पास कुछ एक चीज़ है जो आप होल्ड कर सकते हैं। यू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यू आर इंडिपेंडेंट टू से दैट, जिसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं और आपकी बातें सुनी जा सकती हैं। नीलांजना, आपकी बुक में कुछ एक टर्म्स हैं जिन पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगी। कॉग्निटिव लेबर एक है, एंड देन देयर इज एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। प्लीज़ उसके बारे में बताइए। तो कॉग्निटिव लेबर के बारे में, यू नो, आई एम ग्लैड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज आई डोंट थिंक वी टॉक इनफ अबाउट इट। मेंटल लोड, कॉग्निटिव लेबर, यू नो, दीज आर सर्टन थिंग्स दैट वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू डू बेटर। लाइक एक एंटिसिपेटरी वो होती है कि अच्छा अभी बच्चे को भूख लग सकती है, या जो डे टू डे जो प्लानिंग होती है ना, अगर आपके घर में, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पर आपके पास तो यू नो यू आर प्रिविलेज्ड, यू नो यू हैव समबडी, यू नो, डोमेस्टिक वर्कर, यू नो, हु इज हेल्पिंग यू। Yes, you know, that is, you know, there, but the emotional load is all yours, right? The planning is yours. You know, बच्चे का प्ले ग्रुप से लेके वो उसका स्कूल का जो भी है, होमवर्क है, वो भी that also is your responsibility. हर किसी का जन्मदिन याद रखना भी महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली इन लॉज के वहाँ पे सबके जन्मदिन याद रखो, सबके एनिवर्सरी याद रखो, हर फेस्टिवल को प्लान करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर घर पे पार्टीज़ हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तो ये कॉग्निटिव लेबर जो है ना, ये केयर गिविंग इज़ इनविजिबल, कॉग्निटिव लेबर इज़ डबली invisible. So you can understand what pressure it creates on a woman's mind. और often ना पता है कि क्यों हम ना confuse कर देते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो हमें ही करना है, क्योंकि हमें ही करना आता है। ये सच नहीं है। हो सकता है कि you know your spouse will not do it the way you are doing it, but he will, again it's about practice, right? तो मुझे लगता है ना, ये cognitive labor को identify करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप घर पे, अगर आपके पास हेल्प है भी, यू डोंट नीड टू फील ग्रेटफुल अबाउट दैट इज इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, इट इज़ व्हाट यू डिज़र्व, बट थिंक अबाउट द कॉग्निटिव लेबर दैट यू आर डूइंग, शेयर दैट आउट। वो भी आपको शेयर करना पड़ेगा। वो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन, यू नो, एक ग्रीटिंग कार्ड लिखना या किसी का जन्मदिन याद रखना, वो आपके स्पाउस अपने फ़ोन पे, आप भी हम कैसे याद रखते हैं, फ़ोन पे ही रखते हैं ना, वो भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट ना। एक जन्मदिन मिस हो गया तो हो गया, क्या हो गया, पर वही है हमारा, फिर हम वो गोल गोल घूम के गिल्ट पे आ गए। तो ये सारी चीज़ें इतनी मतलब इंटररिलेटेड है, इंटरट्वाइंड है ना, मतलब खिचड़ी है पूरी एकदम, मतलब हमारी ज़िंदगी एकदम खिचड़ी है। तो उसको एक एक करके मतलब निकाल के ना, आइडेंटिफाई करके उसको
ना बहुत आई फील लाइक वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस, यू नो. हम और जो हम इतने सालों से सदियों से करते आ रहे हैं ना, कि हम चले जा रहे. A lot has happened in India. We have come a long way, yes, but have we come enough? Have all of us come to this space together? Who have we left behind? तो इस सदियों से जो चलता आ रहा है ना, उसको ना अभी उसको we need to take a pause. एंड अभी उसको हमें चेंज करना चाहिए. और वो चेंज तभी आएगा ना जब आप एक एक करके चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे कि आपके जीवन में. और अब अगर देख लो कि नॉर्मल सी बात है, आप एक थेरेपिस्ट के पास जाओगे तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है, पर हमारे देश में थेरेपिस्ट की भी कमी है. क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेके कोई nobody wants to talk about it. और अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे, वो आई हैव बीन टू एटलीस्ट 6 therapists in my entire life. 5 of them have been so patriarchal and they have pinned all the blame on me. Like they have said that, you know, like basically made me understand that, you know, I am the problem. I need to do all the work. तो वहाँ पे भी मतलब अब कहाँ पे जाओगे. तो वही है, आप खुद में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करो और आप खुद समझो कि ये है, यू नो, ये चीज़ें हैं, मुझे एक दिन में मुझे ये करना पड़ रहा है. और मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है यहाँ पे कि आप कैसे कर सकते हो. आपका डॉटरली गिल्ट आप कितना करोगे. आपको एक बाउंड्री खींचनी पड़ेगी कि मैं इतना ही कर सकती हूँ. दिस इज़ ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी. Which is the same thing, you know, cognitive labor is all of this, all of the emotional work that you do. So set boundaries, you know, वही एक है. और conscious, you know, like one of my friends says that, you know, that I go through life, you know, so and it is exhausting, you know, but ठीक है, करना पड़ेगा. अब किसी चीज़ को चेंज करना आसान तो नहीं होता है ना. उसको तो थोड़ा सा तो टाइम तो देना पड़ेगा ना. हमने इतने टाइम दिया है अपने फैमिलीज़ को, मतलब एकदम spick and span रखने की, to be the domestic goddesses and career divas and everything, you know, as you know that famous saying goes ना कि औरतों से ये एक्सपेक्टेशन है कि जब वो घर पे रहे तो मतलब वो ऑफिस के बारे में भूल जाए और जब ऑफिस जाए तो भूल जाए कि वो माँ है. हाँ, तो पॉसिबल नहीं है ना. तो फिर वो चेंज ना, अभी प्रॉब्लम क्या है ना शिवानी, कि हम सोचते हैं कि कोई चेंज लेके आएगा. Unfortunately, when it comes to women, that is not going to happen. वो चेंज हमें ही ढूंढनी पड़ेगी और हमें खुद ही लानी पड़ेगी, और वो शुरू होगा अपने आप से. So while reading this book, every chapter was interrelated and it was like कि ये सारी चीज़ें तो हमारे आसपास ही हो रही हैं. ये तो हमने सुना है, ये तो हमने देखा है, ये हमने फेस किया है. कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा कम, किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे. सो बट द बुक सीम्स मोर फोकस्ड ऑन द women with the age group of 30 to 45. Do you agree with this? I mean, you know, this is for women who are working. Actually, you know, there are some interviews with women who are in the late mid-20s also. So this is a book that is meant for women who are working, or, you know, who used to work and they have given up, you know, their jobs now. I mean, like, you know, homemaking is a huge work in itself, you know, it's a huge career in itself. So it is meant to be, you know, like it is targeted at that audience, because as I said ना, कि पहले मैं बोल रही थी कि मैंने जब लाइज लिखा था ना, तो उसमें एक जो डॉटर जब बॉर्न होती है ना, उसके टाइम से लेके उसका एकदम मतलब शादी, फिर सुपर वुमन, उस फेज तक मैं उस पूरे लाइफ साइकिल उसमें था. तो उसके बाद मैंने जब ये लिखा ना, तो ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में कंटिन्यूटी था कि, क्योंकि और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि लाइफ के बाद ना जब बहुत सारे रीडर्स ने मुझे बोला कि नीलांजना, आपने हमें ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम्स क्या है, पर सोल्यूशन नहीं है. कैसे, आपने सोल्यूशन क्यों नहीं दिया. अब एक बुक में इतनी ही पेजेस जा सकती है ना. तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, तो फिर मैं दूसरा वो करती हूँ कि जिसमें मैं कुछ सोल्यूशंस ढूंढती हूँ, पर वो सोल्यूशंस मेरे नहीं है, वो अगेन, यू नो, क्यूरेटेड सोल्यूशंस है फ्रॉम लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर वुमेन. क्योंकि मैं अपने अब को ना यहाँ पे एक फैसिलिटेटर के तरीके से देखती हूँ. आई एम फैसिलिटेटिंग कन्वर्सेशंस, आई एम फैसिलिटेटिंग, यू नो, आई एम क्यूरेटिंग लिव्ड एक्सपीरियंसेस, एंड
my hope is that कि this will start a conversation, and as I said, conversation होगी तो बदलाव भी आएगी. So on this note, we will wrap up this episode of किताब वाला. आज के एपिसोड में इतना ही, पर जाते जाते हम नीलांजना से ये जानेंगे कि नीलांजना हमें बताएं कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए. हम नीलांजना से रिकमेंडेशंस जानना चाहेंगे. तो मैं जैसे पहले बता रही थी कि मैंने भी काफ़ी सारे फेमिनिस्ट वेस्टर्न किताबें पढ़ी है, पर सेल्फ हेल्प में भी पढ़ा है, पर कभी भी ना मैं उनके साथ मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी लिव्ड रियलिटीज़ जो है ना वो हमारे लिव्ड रियलिटीज़ से बहुत अलग है. पर कमला भसीन जी के नाम तो हर किसी ने सुना होगा. उनके काम से मैं बहुत प्रभावित थी हमेशा. और मेरी जो दादी सास थी वो काफ़ी बड़ी मतलब लेखिका थी, फेमिनिस्ट आइकन थी, माश्वता देवी. उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है. तो वो एक था कि वो एक मेरा बहुत मतलब मैं लकी थी कि मैंने उनके साथ काफ़ी समय बिताया. उनके साथ बहुत सारे कन्वर्सेशंस हुए. तो इसीलिए जो मैं बार बार बोलती हूँ ना कि कन्वर्सेशन ब्रिंग्स चेंज. आई ऑल्सो केम फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली. तो उनके साथ जो कन्वर्सेशंस होती थी ना उसमें से ना मेरे में इतनी बदलाव आई, और मैं और भी पढ़ना शुरू किया. और एक रिफ्लेक्शन होती थी. वो जब भी बात करती थी ना, मतलब वो अगर कुछ सिंपल से भी बात करती थी तो उसमें भी इतनी बड़ी सीख होती थी ना. तो उनके बुक्स तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि उनके बुक्स हिंदी में बहुत अवेलेबल है, तो आप वो पढ़ें. उनकी एक किताब थी जहाँ पे उन्होंने बोला था कि लड़कियों को ना क्यों पूछने से मना किया जाता है. आप क्यों मत पूछो, वो बोलती थी पर पूछो. तो वो किताब का जो लड़की थी वो हर चीज़ में क्यों पूछती थी, वाई गर्ल. तो उनकी किताबें ज़रूर पढ़ें. कमला भसीन जी के जो भी वर्क्स है, उनके काफ़ी सारे स्पीचेस है, सिर्फ बुक्स नहीं, काफ़ी सारे स्पीचेस भी है, वो भी पढ़ें. एंड आई मीन दैट्स इट. सो ऑन दिस नोट, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किताब वाला देखते रहिए, ललन टॉप देखते रहिए. शुक्रिया.